Hello friends, welcome on Explore Physics YouTube channel. Myself Himanshu Agarwal. Today's lecture on quantum mechanics, lecture number 17. Okay. आज के लेक्चर में अपन जनरली दो टॉपिक कवर करेंगे. एक तो देखेंगे हिल्बर्ट स्पेस. हिल्बर्ट स्पेस क्या होता है, क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर हिल्बर्ट स्पेस को अपन क्यों पढ़ते हैं, ठीक है. एक अपन देखेंगे ऑपरेटर्स, ठीक है. कौन कौन से ऑपरेटर्स, जैसे लीनियर ऑपरेटर्स देखेंगे, हर्मिशियन ऑपरेटर, स्क्यू हर्मिशियन ऑपरेटर, ठीक है ना, प्रोजेक्शन ऑपरेटर, पेरिटी ऑपरेटर्स, ठीक है ना. जितने भी पॉसिबल ऑपरेटर, जितने भी ऑपरेटर्स हैं वो सारे ऑपरेटर्स देखेंगे, ठीक है. तो वो टॉपिक स्टार्ट करने से पहले अपन पहले देखते हैं कुछ क्वेश्चंस देखते हैं जो कि टीएफआर के एग्जाम के में पूछे हुए हैं, ठीक है ना. तो अच्छे से क्वेश्चन से इनको देखते हैं. देखो क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन है, इफ x is a continuous variable which is uniformly distributed over the real line from x is equal to 0 to x is equal to infinite, that means limit is decided, ठीक है. लिमिट तुम्हारे पास में डिसाइड हो गई 0 to infinite, ठीक है, अकॉर्डिंग टू डिस्ट्रीब्यूशन fx is equal to. अब देखो यहाँ पे ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड और जो दे रखा है यहाँ पे ये डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है ना. डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब नोट करके लिख लिया था, लिखना चाहो तो कि कोई भी क्वेश्चन के अंदर अगर कंटिन्यूअसली डिस्ट्रीब्यूशन की बात आ जाए, दैट मींस वहां पर वो दे रखा है प्रोबेबिलिटी डेंसिटी. इसका मतलब वहां पे क्या दे रखा है, उसने प्रोबेबिलिटी डेंसिटी दे रखा है. दैट मींस fx तुम्हें क्या दे रखा है, fx तुम्हें दे रखा है साई स्टार साई इज इक्वल टू e टू द पावर माइनस 4x, ये गिवन है, ठीक है. पूछ के रहा है देन द एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ cos 4x, ठीक है. एक्सपेक्टेशन वैल्यू cos 4x की एक्सपेक्टेशन वैल्यू तुम्हें पूछ रहा है, ठीक है. तो सबसे पहला काम क्या है अपना, ये जो दे रखा है क्या ये नॉर्मलाइज है. अगर ये नॉर्मलाइज नहीं है तो सबसे पहले इसको नॉर्मलाइज करना है, ठीक है. तो देखो यहाँ पे नॉर्मलाइज कैसे करेंगे, नॉर्मलाइजेशन यूजिंग नॉर्मलाइजेशन कंडीशन. यूजिंग नॉर्मलाइजेशन कंडीशन क्या होती है नॉर्मलाइजेशन कंडीशन, fx बराबर साई स्टार साई होता है dx लिमिट 0 टू इनफाइनाइट इज इक्वल टू 1. ये हो गया, ठीक है. अब देखो यहाँ पे e टू द पावर माइनस 4x dx 0 टू इनफाइनाइट इज इक्वल टू 1, ठीक है. विजिबल हो रहा है ना यहाँ तक, ओके, आराम से हो रहा है, ठीक है. अच्छा अब देखो यहाँ पे e टू द पावर माइनस 4x dx इज इक्वल टू 1, लिमिट लगाओ यहाँ पे, इंटीग्रेशन करेंगे e टू द पावर माइनस 4x अपॉन माइनस 4 0 टू इनफाइनाइट इज इक्वल टू 1, ठीक है. दैट मींस क्या हो गया, अच्छा अपन निकालेंगे नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट की वैल्यू निकालेंगे ना, तो कोई इसकी वैल्यू अपने को, कहने का मतलब अपने को fx बराबर क्या मानना पड़ेगा स्टार्टिंग के अंदर, a e टू द पावर माइनस 4x मानना पड़ेगा, ठीक है. तो मैंने a ले लिया, यहाँ पे कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट चल रहा है तुम्हारे पास में, लिमिट लगाओ a इनफाइनाइट रखेंगे e टू द पावर माइनस इनफाइनाइट कितना हो जाएगा 0 माइनस, एक काम करो माइनस 4 पहले बाहर ले लो, 0 रखेंगे तो e टू द पावर माइनस 0 1 इज इक्वल टू 1. दैट मींस a इज इक्वल टू कितना आ गया तुम्हारे पास में 4. a बराबर 4 आ गया तो तुम्हारे पास में प्रोबेबिलिटी डेंसिटी क्या बन गई, fx इज इक्वल टू 4 e टू द पावर माइनस 4x. दिस इज इक्वेशन, ठीक है. इसको नोट कर लो कितना हो गया. ये क्वेश्चन तुम्हें समझ में आ गया ना, मैं क्वेश्चन को रफ कर रहा हूं आपसे, है ना. अब देखो तुम्हें पूछा है cos 4x की वैल्यू बताओ, ठीक है. तो क्या हो जाएगा तुम्हारे पास में cos 4x एक्सपेक्टेशन वैल्यू, इसको कैसे लिखेंगे, fx cos 4x dx लिमिट 0 से इनफाइनाइट, ठीक है. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो fx कितना है तुम्हारे पास में, एक्सपेक्टेशन वैल्यू कैसे लिखते हैं ना, x की एक्सपेक्टेशन वैल्यू कैसे लिखते हैं, साई स्टार x साई dx ऐसे तो लिखते हैं, ठीक है. तो यहाँ पे साई स्टार साई की जगह क्या है, f आ गया, x की जगह क्या है cos 4x, ये ऐसे लिख दिया मैंने. fx की वैल्यू रखो यहाँ पे, कितना हो जाएगा 4 बाहर आ जाएगा e टू द पावर माइनस 4x cos 4x dx 0 टू इनफाइनाइट, ठीक है. अब इसको इंटीग्रेट कैसे करना है ये तुम्हें पता होगा, ठीक है. लेकिन चलो मैं बता देता हूँ फिर भी इसको
इसके दो मेथड है, ठीक है ना। इस पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए दो मेथड है, यानी कि इसकी कैलकुलेशन के दो मेथड है, ठीक है। तो वो मैं अभी फर्स्ट मेथड बता रहा हूँ, फिर सेकंड मेथड भी तुम्हें बताऊंगा, ठीक है। देखो यहाँ पे 4, इसको मैं क्या कर सकता हूँ, e टू द पावर माइनस 4x, cos 4x को भाई cos ax क्या होता है, e टू द पावर ax प्लस e टू द पावर माइनस ax बाई 2। यहाँ पे आयोटा जरूर लगा देना, एक बहुत अच्छा तरीका है याद करने का। अगर ओनली cos आता है तो उसके साथ में आयोटा आता है, अगर cos हाइपरबोलिक आता है तो उसके साथ में आयोटा नहीं आता है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, देखो e टू द पावर आयोटा 4x प्लस e टू द पावर माइनस आयोटा 4x अपॉन में 2, यहाँ dx और यहाँ पे हो जाएगा 0 टू इनफाइनाइट, ठीक है। अब देखो यहां से आगे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे तुम्हारे पास में 2 बचेगा, 0 टू इनफाइनाइट, ठीक है। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, e टू द पावर माइनस 4x मैंने कॉमन ले लिया है यहाँ से, तो क्या बचेगा 1 माइनस आयोटा प्लस e टू द पावर माइनस 4x यहाँ पे भी कॉमन ले लिया, 1 प्लस आयोटा dx, ये हो जाएगा इज इक्वल टू 2। जब इंटीग्रेट करेंगे तो e टू द पावर माइनस 4x 1 माइनस आयोटा अपॉन में माइनस 4 1 माइनस आयोटा, ये बचेगा प्लस e टू द पावर माइनस 4x 1 प्लस आयोटा अपॉन में माइनस 4 माइनस, यानी कि मैं ये माइनस यहाँ पे ले रहा हूँ 4 1 प्लस आयोटा, लिमिट 0 टू इनफाइनाइट, ये बचेगा। अब देखो यहां से तुम्हारे पास में दोनों में से माइनस कॉमन आ रहा है और 4 भी कॉमन आ रहा है, तो माइनस 1/2 बचेगा, ठीक है। लिमिट रखेंगे, इनफाइनाइट रखेंगे तो e की पावर माइनस इनफाइनाइट बनेगा, 0 हो जाएगा, 0 माइनस 0 रखेंगे तो e की पावर माइनस 0 1 हो जाएगा, तो 1 अपॉन 1 माइनस आयोटा, ये ऐसे कैसे है माइनस, इनफाइनाइट रखेंगे तो 0, ठीक है। फिर वापस सॉरी यहाँ पे तुम्हारे पास में इसको देखने के बाद यहाँ पे कैलकुलेशन में मिस्टेक होगी थोड़ी सी, ये माइनस का है तुम्हारे पास में, ये भी माइनस का है, तो माइनस 4 में बाहर ले रहा हूँ तो माइनस 1/2 ही बचेगा, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे इनफाइनाइट लिमिट रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा, 0 माइनस यहाँ पे रखेंगे तो 1 अपॉन 1 माइनस आएगा, ये प्लस प्लस क्यों है तुम्हारे पास में, क्योंकि मैंने माइनस को कॉमन में बाहर ले लिया मैंने, ठीक है। अब इनफाइनाइट रखेंगे तो 0 माइनस 0 रखेंगे तो माइनस हो जाएगा, 0 रखेंगे तो 1 अपॉन 1 प्लस आयोटा, ठीक है। माइनस माइनस ये कैंसिल आउट हो जाएगा। अब इसको सोल्व कर लेते हैं आगे, इज इक्वल टू 1/2, यहां से देखो 1 माइनस आयोटा 1 प्लस आयोटा, ऐसे हो जाएंगे, यहाँ क्या बचेगा 1 प्लस आयोटा प्लस 1 माइनस आयोटा, ये तो बचेगा 1/2, आयोटा से आयोटा कैंसिल आउट, यहाँ पे 2 बच जाएगा अपॉन में 1 माइनस आयोटा 1 प्लस आयोटा, a माइनस b a प्लस b a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो 1 माइनस आयोटा स्क्वायर, ठीक है। माइनस माइनस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 1/2 इसका आंसर है, 1/2, ओके। इसको स्क्रीनशॉट ले लेना, नोट कर लेना, ठीक है। अब आगे देखते हैं अपन, इसी क्वेश्चन का मैं तुम्हें मेथड सेकंड बता रहा हूं, मेथड सेकंड, ठीक है ना। यूजिंग लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। अब तुम बोलोगे कि सर हमने लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन तो आपने पढ़ाया ही नहीं, ठीक है। ये टॉपिक मैथमेटिकल फिजिक्स का है, मैं वहां पे बताऊंगा तुम्हें, ठीक है। लेकिन तुमने एमएससी के अंदर लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन जरूर पढ़ा होगा, ठीक है ना। तो इसके बारे में देख लेते हैं जल्दी एक बार। सबसे पहले अपने पास में fx कितना था, fx तुम्हारे पास में था e टू द पावर -4x, मैंने यहाँ पे a माना था, इसको नॉर्मलाइज कैसे करेंगे, a e टू द पावर -4x dx लिमिट 0 से इनफाइनाइट इज इक्वल टू 1, यही था ना। अब देखो अगर कोई फंक्शन ft है उसका तुम्हें लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन निकालना है,
ठीक है, तो ये तुम्हारे पास में कितना आता है एफ टी टी टू द पावर माइनस एस टी डी टी, लिमिट 0 से इनफाइनाइट। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे टी टू द पावर एन लेता हूं, इसका लाप्लास निकालना है, तो ये तुम्हारे पास में आता है एफ टी की जगह टी की पावर एन आ जाएगा, टी टू द पावर एन टी टू द पावर माइनस एस टी डी टी 0 टू इनफाइनाइट। ठीक है, इसका जनरल फॉर्मूला याद रख लेना, टी की पावर एन अपॉन, इसका जनरल फॉर्मूला होता है तुम्हारे पास में फैक्टोरियल एन अपॉन एच टू द पावर एन प्लस 1, ये ध्यान रखना। ठीक है, तो देखो इसको कंपेयर करवाते हैं यहाँ से। ठीक है, देखो ए तो ऐसे कैसे बाहर हो गया। ठीक है, यहाँ पे इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, वहां पे t था, यहाँ पे x है, ये ध्यान रखना ना, वेरिएबल तो चेंज है, इसको मैं x की पावर 0 लिख सकता हूँ, e टू द पावर माइनस 4x dx 0 से इनफाइनाइट इज इक्वल टू 1 a। देखो यहाँ पे t की जगह है n, तो यहाँ पे कंपेयर करवाएंगे इससे, n बराबर कितना हो गया 0 और s बराबर कितना हो गया 4, तो वैल्यू रखो फैक्टोरियल n फैक्टोरियल 0 अपॉन s की पावर 4 टू द पावर n प्लस 1 0 प्लस 1 इज इक्वल टू 1। फैक्टोरियल 0 की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है, a इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 टू द पावर 1 4, अब 4 इधर चला जाएगा, कितना हो जाएगा a इज इक्वल टू 4 आ जाएगा। वहां से भी तुम्हारे पास में a बराबर 4 आया था। ठीक है ना, तो ये नोट कर लेना, ये लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहां से क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये जब अपन मैथमेटिकल फिजिक्स पढ़ेंगे तो वहां पे इसको सोल्व करेंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये फॉर्मूला याद रखना, तो मैंने बताया था a बराबर 4 आ गया, fx बराबर कितना आ गया 4 e टू द पावर माइनस 4x। ठीक है, तुम्हें निकालना है cos 4x की एक्सपेक्टेशन वैल्यू, दैट मींस 4 e टू द पावर माइनस 4x cos 4x dx 0 से इनफाइनाइट। ठीक है, अब देखो एक फॉर्मूला होता है जो cos 80 का लाप्लास जो होता है, लाप्लास ऑफ cos 80, इसको ऊपर ऐसे लिखेंगे cos 80 e टू द पावर माइनस ht dt 0 से इनफाइनाइट। इसको जब सोल्व करते हैं तो तुम्हारे पास में जनरल फॉर्मूला ये बनता है s अपॉन s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। ठीक है, इसको यहां से कंपेयर करवाओ। ठीक है, तो देखो यहाँ पे a की जगह कितना है, a की जगह तुम्हारे पास में 4 है, s की जगह भी कितना है तुम्हारे पास में 4 है, यहाँ पे वैल्यू रखेंगे cos 4x इज इक्वल टू, ये 4 तो ऐसे कैसे, फॉर्मूला ये होता है s अपॉन, s बराबर कितना है 4 अपॉन s स्क्वायर 16, मैं लिखता हूँ 4 का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर 4 का स्क्वायर। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 16, और यहाँ पे 16 16 32, कैंसिल आउट, कितना आंसर आ जाएगा 1/2, वही 1/2 आंसर आएगा। ठीक है, तो मेरे हिसाब से इससे थोड़ा शॉर्ट पड़ता है, तो अपन लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन को यूज में लेते हैं, इससे तुम्हारे पास में वो थोड़ा शॉर्ट पड़ता है। ठीक है, ये तरीके हैं कुछ, है ना, तो इसको तुम यूज ले सकते हो। इससे क्या है कि तुम्हारे जो क्वेश्चंस की जो कैलकुलेशन है वो बहुत इजी हो जाती है। आगे आगे जैसे अपन परट्रिब्यूशन थ्योरी पढ़ेंगे, ठीक है ना, डब्ल्यू के भी मेथड पढ़ेंगे, परट्रिब्यूशन में डिजनरेट नॉन डिजनरेट परट्रिब्यूशन थ्योरी पढ़ेंगे। ठीक है, इसके अलावा अपन वेरिएशनल मेथड पढ़ेंगे, तो वहां पे अपन मैक्सिमम तो ट्रिक्स देखेंगे, ट्रिक्स से क्वेश्चन सोल्व करेंगे, लेकिन कई बार ये होता है कि अपने को कैलकुलेशन करना जरूरी हो जाता है। जैसे वेरिएशनल मेथड है, ठीक है ना, उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे पूछे हुए एग्जाम के अंदर, उसमें आपको कैलकुलेशन करनी ही होगी। तो कैलकुलेशन करने का एक तो सीधा तरीका है, जिससे पहले बताया था मैंने, एक तुम अपन लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन को यूज में लेके कर सकते हैं। ठीक है ना, तो इसको नोट करो। हो गया, प्रीवियस लेक्चर में जो मैंने क्वेश्चन दिया था उसके काफी स्टूडेंट्स ने आंसर दिए हैं। उसका जो सॉल्यूशन है वो मैं टेलीग्राम ग्रुप पे सेंड कर दूंगा। ठीक है ना, वहां से तुम उसका सॉल्यूशन देख सकते हो। इसके अलावा मैं YouTube पे भी तुम्हें कमेंट करके बता दूंगा कि तुम्हारा आंसर सही है या गलत है। ठीक है, देखो मैं यहाँ पे जो तुम्हें पढ़ा रहा हूँ ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। ठीक है ना, तो तुम अगर टाइम जरूर लगेगा, लेकिन तुम यहाँ से अपना फ्री ऑफ कॉस्ट पूरा पढ़ सकते हो। ठीक है, तुम्हें कोई भी कोचिंग ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना, हाँ लगभग
पूरा कवर सिलेबस पूरा कवर होने में लगभग 1 साल लगेगा, ठीक है ना। टाइम जरूर लगेगा, लेकिन तुम्हें यहाँ पर कोई फीस देने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। तो कोई भी कोचिंग तुम्हें करने की जरूरत नहीं है। हाँ, अगर तुम्हें यहाँ पे समझ में ही नहीं आता है जब तो तुम कोचिंग ज्वाइन करो, लेकिन अगर तुम्हें यहाँ पे सब कुछ समझ में आ रहा है तो यही चीजें नेट में आने वाली है, यही चीजें गेट में आने वाली है, यही चीजें जेस्ट में, TF में, सभी यही चीजें पूछेंगे, ठीक है ना। तो तुम यहाँ से तुम अपना पूरा सिलेबस कवर कर सकते हो, ठीक है ना। तो एक क्वेश्चन है वो तुम्हें मैं होमवर्क दे रहा हूँ, 2017 में पूछा हुआ है। क्वेश्चन क्या है? द प्रोबेबिलिटी फंक्शन फॉर ए वेरिएबल x, द प्रोबेबिलिटी फंक्शन फॉर ए वेरिएबल x which assumes only positive value is fx is equal to x e to the power minus x by lambda, ठीक है, where lambda is greater than 0, ठीक है, lambda is greater than 0, the ratio expectation value upon x, where यह है x कैप, where x cap is most probable value, is most probable value, and ये क्या है तुम्हारे पास में? मीन वैल्यू ऑफ वेरिएबल x, मीन वैल्यू ऑफ वेरिएबल x इज, ठीक है। ऑप्शन है 2, बी है तुम्हारे पास में 1 बाई लैम्डा अपॉन 1 माइनस लैम्डा, सी ऑप्शन है 1 बाई लैम्डा एंड डी ऑप्शन है 1। ये तुम्हारे लिए होमवर्क क्वेश्चन है, ठीक है। दिस इज फर्स्ट होमवर्क क्वेश्चन, टुडेज फर्स्ट होमवर्क क्वेश्चन इज दिस, आस्क्ड इन TFR 2017, ठीक है। देखो इसको तुम्हें पूरा क्वेश्चन सोल्व करना है, ठीक है ना। इसको नोट करो जल्दी से। हो गया? हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज का अपना टॉपिक है वो है हिल्बर्ट स्पेस। हिल्बर्ट स्पेस, ठीक है। तो सबसे पहले तो हिल्बर्ट स्पेस क्या होता है, अपन क्यों पढ़ते हैं इसको, ठीक है। एक तो होता है तुम्हारे पास में लीनियर वेक्टर स्पेस, ठीक है। ए लीनियर वेक्टर स्पेस क्या होता है? फाइनाइट डायमेंशनल स्पेस होता है, ठीक है, जिसपे अपन पार्टिकल की स्टडी करते हैं, लेकिन वहां से पार्टिकल की कंप्लीट इंफॉर्मेशन अपन नहीं ले सकते, ठीक है। तो हिल्बर्ट स्पेस क्या होता है? यह एक लीनियर वेक्टर स्पेस तो क्या होता है? रियल स्पेस होता है। हिल्बर्ट स्पेस एक इमेजिनरी स्पेस होता है, ठीक है। कोई भी क्वांटम पार्टिकल की कंप्लीट इंफॉर्मेशन जानने के लिए अपन किसका यूज करते हैं, उसको कहां से स्टडी करते हैं? हिल्बर्ट स्पेस के अंदर। इट इज द इनफाइनाइट डायमेंशनल कॉम्प्लेक्स स्पेस, दैट मींस इसमें अपन इमेजिनरी पार्ट को भी देखते हैं। ये पार्टिकल की कंप्लीट इंफॉर्मेशन बताता है, ठीक है। तो क्वांटम मैकेनिकली पार्टिकल की जब भी अपन स्टडी करते हैं तो किस स्पेस में स्टडी करेंगे? हिल्बर्ट स्पेस के अंदर ना। इसमें 2 लाइन लिख लेते हैं, लिख लो, ए लीनियर वेक्टर स्पेस, a linear vector space is a finite dimensional space, is finite dimensional space with its element v1 v2 v3, ठीक है। तो अपन इसको कह सकते हैं y इज इक्वल टू a1 v1 प्लस a2 v2
प्लस A3V3 प्लस डॉट डॉट ए लिख सकते हैं, ठीक है ना। इसको अपन ये भी लिख सकते हैं y इज इक्वल टू समीशन AI VI, I इज इक्वल टू 1 to n, ठीक है। इन क्वांटम मैकेनिक्स we study the particle in Hilbert space, to know the complete information, about the particle. A Hilbert space is an infinite dimensional complex space. ठीक है। इसके भी अपन पार्टिकल की रियल के साथ साथ उसकी जो इमेजिनरी इंफॉर्मेशन है वो भी अपन जान सकते हैं, ठीक है ना। ये तुम्हारे पास में सिंपल है। हिल्बर्ट स्पेस एक इनफाइनाइट डायमेंशनल कॉम्प्लेक्स स्पेस होता है जिसमें अपन कोई भी क्वांटम पार्टिकल स्टडी करते हैं, ठीक है ना। तो ये इंटरव्यू के पर्पस से भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। इंटरव्यू के अंदर पूछ लेते हैं कि व्हाट इज द हिल्बर्ट स्पेस, ठीक है। इसके अंदर अपन देखेंगे डिराक नोटेशन भी देखेंगे, ठीक है। इसको नोट करो जल्दी से। हो गया। अब नेक्स्ट है डिराक नोटेशन में अपन देखेंगे क्वांटम मैकेनिकल स्टेट को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, इसके अंदर ब्रैकेट से, ठीक है ना। तो ब्रा एंड कैट नोटेशन, ठीक है। तुम्हारे पास में मान लो ये है, तो लिखने का तरीका दिस इज ब्रैकेट, यहां से मैं सी को हटाता हूं, ठीक है। तो दिस इज ये बनता है तुम्हारे पास में, कहने का मतलब ये तुम्हारे पास में क्या होता है ब्रा एंड दिस इज कैट, ठीक है। ये इसको बोलते हैं अगर इसको बोलते हैं ब्रा साइड, मतलब ये स्टेट किसके अंदर है, ब्रा के अंदर। अगर ये है तुम्हारे पास में इसको बोलते हैं कैट साइड, ठीक है। ध्यान रखना, अगर तुम्हारे पास में ये है ब्रा साइड है, इसका अगर मैं DC लेता हूं, ड्यूल कॉरेस्पॉन्ड लेता हूं इसका मैं, तुम्हारे पास में किस में चेंज हो जाता है, ये कैट साइड के अंदर, ठीक है। एक चीज नोट करके लिख सकते हो, ब्रा साइड एंड कैट साइड both have same information, तो डिफरेंस क्या होगा, तुम्हारे पास में अगर ये है तुम्हारे पास में, तो यहाँ पे अगर कैट साइड है तो यहाँ पे क्या होगा, प्री अप्लाई होगा। कोई भी ऑपरेटर को अप्लाई करते हैं तो प्री अप्लाई होगा। अगर ब्रा साइड पे अप्लाई कर रहे हैं तो उसके ट्रिगर से दिस इज द पोस्ट अप्लाई, ये यहाँ पे ऑपरेटर को पोस्ट अप्लाई हो रहा है, ठीक है। हो गया यहाँ पे, इसमें कोई कंफ्यूजन है, ठीक है। कोई भी स्टेट होता है क्वांटम मैकेनिकली, कोई स्टेट होता है तो उसको जनरली अपन कैट साइज से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना। क्वांटम मैकेनिकली स्टेट को रिप्रेजेंट करने का तरीका कैट साइज। जब अपन मैट्रिक्स के अंदर पढ़ेंगे, इन मैट्रिक्स ये जो कैट साइज है इसको अपन क्या करेंगे, कॉलम से रिप्रेजेंट करेंगे, और जो ब्रा साइज है उसको अपन क्या करेंगे, रो से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है ना। तो ये कुछ इसके बारे में नोटेशंस हैं, वो तुम्हें पता होना चाहिए। ब्रा का नोटेशन क्या है, कैट का नोटेशन क्या है। अपन बाद में जब क्वांटम मैकेनिक्स आगे जब पढ़ेंगे, जब डिराक नोटेशन देखेंगे तो वहां पे अपन
बहुत सारे कंडीशंस को, प्रोबेबिलिटी कंडीशंस हो, नॉर्मलाइजेशन कंडीशंस हो, उन सबको अपन ब्रैकेट के नोटेशन में लिखेंगे, डिराक नोटेशन में लिखेंगे, ठीक है ना। तो इसको नोट करो जल्दी से। हो गया। अब नेक्स्ट टॉपिक है अपना ऑपरेटर्स। ठीक है। अब सबसे पहले तो ऑपरेटर क्या होता है, क्वांटम मैकेनिकली ऑपरेटर क्या होता है। ये एक ऐसा मैथमेटिकल टूल होता है जो कि एक स्टेट पे अगर अपन अप्लाई करते हैं तो उस स्टेट को वो चेंज भी कर सकता है। हो सकता है तुम्हारे पास में सेम स्टेट भी आ सकती है। फॉर एग्जांपल जैसे तुम्हारे पास में मान लो ये है d/dx, अगर मैं इसको कोई वेव फंक्शन है sin x इस पे अप्लाई करता हूं तो तुम्हारे पास में क्या बन जाएगा, cos x बन जाएगा। तो यहाँ पे तुम्हारे पास में मान लो स्टेट साई है, ये क्या बन गया तुम्हारे पास में साई है, साई डैश बन गया। दिस इज कॉल्ड एज ऑपरेटर, दिस इज कॉल्ड एज ऑपरेटर, ठीक है। यानी कोई ऑपरेटर ऐसा मैथमेटिकल टूल है जो कि स्टेट पे अप्लाई करते हैं तो वो स्टेट को चेंज भी कर सकता है या सेम भी आ सकती है। सेम कैसे, मान लो तुम्हारे पास में ये है d/dx, ये है तुम्हारे पास e⁻x, ठीक है। इस पे अप्लाई करते हैं तो तुम्हारे पास में क्या आएगा, वापस e⁻x ही आएगा। तो तुम्हारे पास में स्टेट चेंज हुई, यहाँ पे भी साई है और यहाँ पे तुम्हारे पास में साई है, स्टेट सेम है तुम्हारे पास में। तो वो ऑपरेटर हो सकता है कि स्टेट को चेंज कर दे, हो सकता है कि तुम्हारे पास में सेम वेव फंक्शन मिल जाए तुम्हारे पास में, ठीक है। तो ऑपरेटर एक जनरली एक टूल होता है, मैथमेटिकल टूल होता है, ठीक है। तो इसको नोट कर लो, लिख लो इसके बारे में। An operator is a mathematical tool that transform a cat vector psi into another cat vector into another cat vector, that means psi dash, or same cat vector, that means psi, of same vector space, of same वेक्टर स्पेस, ठीक है। ये एक ऐसा मैथमेटिकल टूल होता है जो कि एक कैट वेक्टर को हो सकता है कि दूसरे कैट वेक्टर में चेंज कर दे, या फिर हो सकता है कि तुम्हारे पास में सेम कैट वेक्टर ही मिल जाए, ठीक है। इफ अब देखो यहाँ पे मैं तुम्हारे पास में जनरल एक एक्सप्रेशन लिख रहा हूं, ठीक है। मान लो तुम्हारे पास में है ए कैट, ये तुम्हारे पास में साई है, ये तुम्हें सेम साइज मिलता है और ये तुम्हें कांस्टेंट मिलता है। अगर ऐसी कोई इक्वेशन होती है, दिस इज ऑपरेटर। अगर ऐसा कुछ एक्सप्रेशन होता है तो उस कंडीशन में अगर तुम्हारे पास में सेम वेव फंक्शन आता है, उस कंडीशन में उसको कहते हैं आइगेन फंक्शन। और ये क्या कहलाती है, उसकी आइगेन वैल्यू, ठीक है। ये उसकी क्या कहलाती है, एनर्जी आइगेन वैल्यू कहलाती है, ठीक है। तो इसको अगर नोट कर लो, अगर ऐसी कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है तभी होता है, ठीक है। अगर सेम तुम्हारे पास में वेव फंक्शन होता है तभी वो उसका आइगेन फंक्शन होगा, वरना नहीं होगा। नोट करो इसको, ठीक है। अब देखो इसके अंदर ऑपरेटर्स बहुत तरह के हो सकते हैं, जैसे लीनियर ऑपरेटर हो सकता है, हर्मिशियन ऑपरेटर हो सकता है, स्क्यू हर्मिशियन ऑपरेटर हो सकता है, सिमेट्रिक ऑपरेटर, ठीक है ना, एंटी सिमेट्रिक हो सकता है। इसके अलावा बहुत सारे ऑपरेटर्स हो सकते हैं, ठीक है। तो अपन जो इंपोर्टेंट है वो यहाँ पे पढ़ेंगे।
अभी ये लाइव वीडियो चल रहा होता तो शायद तुम सो जाते अभी तक, ठीक है ना, क्योंकि अभी रात के 12:30 बज रहे हैं, ठीक है ना। ये जो वीडियो शूट हो रहा है वो रात के 12:30 बजे शूट हो रहा है, ठीक है। चलो देखते हैं इसके अंदर। पहला इसके अंदर लीनियर ऑपरेटर, ठीक है। लीनियर ऑपरेटर क्या होता है, एक कुछ कंडीशन होती है, अगर कोई भी ऑपरेटर उस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है तो उसको अपन कहते हैं लीनियर ऑपरेटर, ठीक है। तो कंडीशन क्या है, एन ऑपरेटर ए कैप इज सेड टू बी लीनियर ऑपरेटर if it satisfy the following condition, ठीक है। क्या है कंडीशन, मान लो तुम्हारे पास में एक कैप C1 psi1 प्लस C2 psi2, ठीक है। अगर तुम्हें ये ऐसे मिल जाता है इज इक्वल टू C1 एक कैप psi1 प्लस C2 एक कैप psi2, अगर ये इस कंडीशन को फॉलो कर देता है उस केस के अंदर ये तुम्हारे पास में कहते रहेगा एक कैप लीनियर ऑपरेटर कहलाएगा, ठीक है। also this operator commute with scalar और कांस्टेंट, ठीक है। मतलब कहने का मतलब एक कैप एक लीनियर ऑपरेटर है, कांस्टेंट c है, इज इक्वल टू c एक है, ये इसके साथ में क्या होगा, कॉम्यूट, ठीक है। इसको नोट कर लो, दिस इज कॉल्ड एज लीनियर ऑपरेटर। हो गया। सेकंड है अपने पास में जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, हर्मिशियन ऑपरेटर। सेकंड है हर्मिशियन ऑपरेटर। हर्मिशियन ऑपरेटर, ठीक है। हर्मिशियन ऑपरेटर क्या है, इसका दूसरा नाम है सेल्फ एडजॉइंट ऑपरेटर, सेल्फ एडजॉइंट ऑपरेटर, ठीक है। तो लिख लो एन ऑपरेटर इंपॉर्टेंट है ये। एन ऑपरेटर is said to be Hermitian operator if it satisfy the following condition. ठीक है। कंडीशन क्या है तुम्हारे पास में, ए कैप का एडजॉइंट इज इक्वल टू ए कैप, इसको बोलते हैं एडजॉइंट बोल दो या फिर डेगर बोल दो, ठीक है। डेगर बोलते हैं जनरली। इसका मतलब क्या होता है, ट्रांसपोज प्लस कंजुगेट, या फिर और तुम पहले कंजुगेट भी कर सकते हो, उसके बाद में ट्रांसपोज भी कर सकते हो, ठीक है। तो अगर अपन मैट्रिक्स के फॉर्म में पढ़ेंगे जब तो ट्रांसपोज काम में आएगा, अगर मैट्रिक्स के फॉर्म में नहीं पढ़ेंगे ट्रांसपोज काम में नहीं आएगा। फॉर एग्जांपल जैसे मान लो तुम्हारे पास में एक कोई मैट्रिक्स है 1 2 आयटा 1, ठीक है। अगर मुझे इसका डेगर निकालना है तो सबसे पहले मैं क्या करूं, उसको ट्रांसपोज कर दूं 1 2 आयटा 1, उसके बाद इसको कॉन्जुगेट भी करना है, कॉन्जुगेट का मतलब आयटा माइनस आयटा कर दो, ये तुम्हारे पास में क्या जाएगी, इसकी डेगर। या फिर क्या करूं, ऐसे भी कर सकता हूं, इसको मैं क्या करूं, पहले इसको कॉन्जुगेट कर देता हूं 1 2 माइनस आयटा 1, उसके बाद में इसको क्या करता हूं मैं ट्रांसपोज, तो कितना जाएगा 1 2 माइनस आयटा 1। देखो तुम्हारे पास में दोनों सेम आएगा, ठीक है। तो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ द ट्रांसपोज, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ द एडजॉइंट ऑपरेटर, ठीक है ना। एडजॉइंट को कैसे डिफाइन करते हैं, इसका नोटेशन ये होता है, ठीक है। उसको नोट करो।
अब नेक्स्ट लिख लो, इन श्रोडिंगर रिप्रेजेंटेशन, इन श्रोडिंगर रिप्रेजेंटेशन, इन श्रोडिंगर रिप्रेजेंटेशन, इसको कैसे लिखेंगे श्रोडिंगर रिप्रेजेंटेशन के अंदर, फाई कैप ए कैप साइन इज इक्वल टू ए कैप फाई साइन। ठीक है, ये श्रोडिंगर रिप्रेजेंटेशन हो गया। या फिर इसको ऐसे रख सकते हैं, फाई कैप बेगर, फाई बेगर ए कैप साइन dx, लिमिट माइनस इंफाइनाइट टू प्लस इंफाइनाइट इज इक्वल टू ए कैप फाई पूरे का डेकर साइन dx, लिमिट माइनस इंफाइनाइट टू प्लस इंफाइनाइट। तुम्हें सारे याद रखने हैं भाई, वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से क्वेश्चन बहुत बार पूछा भाई, ध्यान रखना। ठीक है, ये हर्मिटियन ऑपरेटर को डेफिनेशन है, सिंपल तुम्हारे पास डेफिनेशन ये होगी, दिस इज द डेफिनेशन इन श्रोडिंगर रिप्रेजेंटेशन। एक और देखते हैं अपन, डिराक नोटेशन, इन डिराक नोटेशन, इन डिराक नोटेशन क्या होगी डेफिनेशन डिराक नोटेशन के अंदर, साई ए कैप डेगर फाई इज इक्वल टू फाई ए कैप साइन, दिस इज द डेफिनेशन इन डिराक नोटेशन। ठीक है, तो ये हर्मिटियन ऑपरेटर की डेफिनेशन, ये तुम्हें याद रखना है, इसको जल्दी से नोट करो। हो गया, अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज है वो देखते हैं। ठीक है ना, प्रॉपर्टीज। ठीक है, पहली प्रॉपर्टीज क्या है, देखो वैसे तो इसकी बहुत सारी प्रॉपर्टी है, लेकिन अपन जो हर्मिटियन मैट्रिक्स के फॉर्म में पढ़ेंगे वो अपन कहां पे पढ़ेंगे, मैथमेटिकल फिजिक्स के अंदर, है ना। तो इसकी बहुत सारी प्रॉपर्टी देखेंगे वहां पर अपन इसकी। ठीक है ना, हर्मिटियन, स्क्यू हर्मिटियन, सिमेट्रिक, एंटी सिमेट्रिक, जितने भी मैट्रिक्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स, उन सब मैट्रिक्स की वहां पर प्रॉपर्टीज देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे तो अपन जनरल इसकी बस एक दो प्रॉपर्टी देखेंगे। तो लिख लो, आइगन वैल्यू, आइगन वैल्यूज of Hermitian operator, eigenvalue of Hermitian operator is always real। ठीक है, इसकी आइगन वैल्यू हमेशा क्या होती है, रियल होती है। सेकंड प्रॉपर्टी है इसकी, the eigen function of Hermitian operator, the eigenfunction of Hermitian operator corresponding to different eigenvalues are orthogonal। ठीक है, इंपोर्टेंट है दोनों, ध्यान रखना, ये दोनों प्रॉपर्टी इंपोर्टेंट है। इसका मतलब क्या है, मान लो तुम्हारे पास में एक क्या कोई हर्मिटियन ऑपरेटर है, ये साई पे जब अप्लाई होता है तो तुम्हें आइगन वैल्यू ए और तुम्हें वापस वही फंक्शन मिलेगा। अगर ये हर्मिटियन ऑपरेटर अगर फाई कैप पे अप्लाई होता है, मान लो तुम्हारे पास में डिफरेंट आइगन वैल्यू आती है, ये हो जाए तुम्हारे पास में, तो ऐसी कंडीशन के अंदर the eigen function of Hermitian operator is Hermitian operator के eigen functions corresponding to different eigen values, a1 eigen values की और a2 eigen values are orthogonal। कहने का मतलब अगर ऐसा होता है तो साइन एंड फाई ये क्या होंगे तुम्हारे पास में, ऑर्थोगोनल होंगे, जीरो होंगे। कहने का मतलब इसको कैसे लिख सकते हैं, ऑर्थोगोनल कंडीशन क्या होती है, 5 स्टार। भाई तुम्हारे पास में देखो, अगर दिस इज कैट साई है, अगर इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट लेता हूं तो क्या हो जाएगा, बड़ा साई हो जाएगा ना, इसको साई स्टार से लिखेंगे, ये तुम्हारे पास में इसको साई से लिखेंगे। ठीक है ना, तो 5 स्टार, बड़ा साई को 5 स्टार लिखेंगे, यहाँ साइन dx
माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट इज इक्वल टू 0। दिस इज द ऑर्थोगोनलिटी रिलेशन। ठीक है, इसको नोट करो जल्दी से। हो गया? ओके, example of Hermitian operator। Hermitian operator, ठीक है। Hermitian operator के एग्जांपल्स क्या क्या हैं? एग्जांपल है पोजीशन। पोजीशन जो होती है वो हर्मिशियन ऑपरेटर होती है। लीनियर मोमेंटम ऑपरेटर, लीनियर मोमेंटम जो होता है वो भी हर्मिशियन ऑपरेटर होता है। एनर्जी वो भी हर्मिशियन ऑपरेटर होती है, एटसेट्रा। ठीक है ना, ये सारे क्या होते हैं? हर्मिशियन ऑपरेटर। ठीक है, अब एक क्वेश्चन कर रहा हूं मैं। प्रूव दैट द लीनियर मोमेंटम इज हर्मिशियन ऑपरेटर। ठीक है, तुम्हें ये प्रूव करना है कि कोई लीनियर मोमेंटम को हर्मिशियन ऑपरेटर होता है। ठीक है, इसको मैं ही प्रूव कर रहा हूं, तुम्हें ध्यान से देखना है क्योंकि तुम्हें ये प्रूव करना आना चाहिए। यहां से क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे हुए हैं। ठीक है ना, सॉल्यूशन। ठीक है, बोल रहा है लीनियर मोमेंटम इज हर्मिशियन ऑपरेटर। हर्मिशियन ऑपरेटर की डेफिनेशन क्या होती है कि कोई भी ऑपरेटर जो होता है तुम्हारे पास में, जैसे तुम्हारे पास में ये लिख लूं फाई डेगर, जो ऑपरेटर होता है, ऑपरेटर क्या है? लीनियर मोमेंटम पी कैप साई dx माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट इज इक्वल टू क्या आना चाहिए? पी कैप फाई का डेगर साई dx माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट। ये तुम्हारे पास में प्रूफ करना है। ठीक है, तो एलएचएस देखते हैं। पी कैप को क्या लिख सकता हूं मैं? फाई कैप डेगर, इसको लिख सकता हूं माइनस आयोटा एच क्रॉस डेल अपॉन डेल एक्स। इस ऑपरेटर की वैल्यू होती है साई dx माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट। ठीक है, तो यहां पे देखो माइनस आयोटा एच क्रॉस तो बाहर आ जाएगा, माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट, फाई कैप डेगर डेल साई अपॉन डेल एक्स dx। इसको फर्स्ट मान लूं, इसको सेकंड मान लूं, तो क्या हो जाएगा? माइनस आयोटा एच क्रॉस, फर्स्ट फंक्शन ऐसे के ऐसे, सेकंड का इंटीग्रेशन साई माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट माइनस पहले का डिफरेंशिएशन डेल अपॉन डेल एक्स फाई डेगर, दूसरे का इंटीग्रेशन साई dx लिमिट माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट। ये हो जाएगा क्या? ठीक है, इज इक्वल टू माइनस आयोटा एच क्रॉस। देखो फाई और साई दोनों क्या होते हैं? वेल बिहेव्ड वेव फंक्शन। और क्वांटम मैकेनिक्स में वेल बिहेव्ड वेव फंक्शन होता है तो इनफाइनाइट पे क्या होता है? वो वैनिश होता है, जीरो होता है। ठीक है, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? जीरो माइनस, यहां पे देखो इसको मैं क्या करूं? ऐसे कैसे लिख देता हूं? माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट डेल अपॉन डेल एक्स फाई डेगर साई dx। ठीक है, अब देखो क्या करूंगा? माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा। अब आयोटा एच क्रॉस इसके साथ में ले जाऊं, माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट आयोटा एच क्रॉस डेल अपॉन डेल एक्स फाई कैप डेगर में पूरे को लिख रहा हूं एक साथ डेगर, तो यहां पे माइनस लगा दूं। अब देखो डेगर जब हटाएंगे तो आयोटा का माइनस आयोटा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, मतलब ये हो जाएगा, और ये फाई कैप पे डेगर लग जाएगा, मतलब ये आ जाएगा तुम्हारे पास में। इसको मैं ये लिख सकता हूं ना, डेगर इनटू साइन dx। देखो तुम्हारे पास में ये आ रहा है क्या? इसको मैं ये लिख दूं माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट पी कैप फाई का डेगर साइन dx। ये तुम्हारे पास में क्या है? RHS। विजिबल हो रहा है ना? यस। ठीक है, ये तुम्हारे पास में कोई लीनियर मोमेंटम है, वो एक हर्मिशियन ऑपरेटर होता है, उसका प्रूफ है। ठीक है ना, तो इसको नोट करो जल्दी से।
हो गया। अब तुम्हारे लिए होमवर्क क्वेश्चन है। अच्छा, एक नोट करके लिख लेना, तुम नोट करके लिख लेना कि जो d/dx जो होता है उसका जो डेगर होता है वो तुम्हारे पास में माइनस d/dx आता है। ये ध्यान रखना, ठीक है। यहाँ से गेट में क्वेश्चन पूछा हुआ है, ध्यान, ठीक है। तो तुम्हें क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 2, प्रूव दैट d/dx का डेगर इज इक्वल टू माइनस d/dx। तुम्हें ये प्रूव करना है, ठीक है। इसको नोट कर दो इसे। हो गया, मैं इसमें डाल देता हूं एक बार। देखो तुम्हारे लिए एक बहुत ही अगर तुम ये चीजें यहाँ पे समझ लेते हो, ठीक है, तो जब तुम मैथमेटिकल फिजिक्स पढ़ोगे तो तुम्हारे लिए वहां पे इतनी ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना कि सारे सब्जेक्ट्स एक दूसरे से लिंकेड है, और मैथमेटिकल और क्वांटम का तो बहुत अच्छा रिश्ता है दोनों का, ये ध्यान रखना, ठीक है ना। तो इन दोनों को अच्छे से पढ़ना, और यहाँ से तुम्हारे पास में मैक्सिमम क्वेश्चंस कवर भी होते हैं एग्जाम में। दोनों बड़ी सब्जेक्ट हैं, दोनों 35 से 40 नंबर की आती है एग्जाम में, ठीक है। अब नेक्स्ट है अपने पास में एंटी हर्मिशियन ऑपरेटर। एंटी हर्मिशियन ऑपरेटर, एंटी हर्मिशियन ऑपरेटर, या फिर इसको दूसरा नाम है स्क्यू हर्मिशियन। स्क्यू हर्मिशियन, स्क्यू हर्मिशियन, ठीक है। तो देखो तुम्हारे पास में इसकी डेफिनेशन क्या होती है, मैं लिख लेना, तुम लिखना चाहो तो एन ऑपरेटर इज सेड टू बी एंटी हर्मिशियन ऑपरेटर इफ इट फॉलो द फॉलोइंग कंडीशन। कंडीशन क्या होती है, एक कैप का अगर मैं डेगर लिखता हूं, अगर ये माइनस एक कैप के बराबर आता है, ये तुम्हारे पास में एंटी हर्मिशियन या स्क्यू हर्मिशियन ऑपरेटर होगा, ठीक है। इन डिराक नोटेशन, इन श्रोडिंगर नोटेशन लिख लेता हूं मैं। कैसे लिखोगे श्रोडिंगर नोटेशन में, फाई कैप, एक कैप साई, कैप नहीं आएगा यहाँ पे, इज इक्वल टू एक कैप फाई माइनस, ठीक है। इसको नोट कर लो। प्रॉपर्टी देखेंगे तो इसकी प्रॉपर्टी देखेंगे तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आइगन वैल्यूज ऑफ हर्मिशियन ऑपरेटर, ऑफ स्क्यू हर्मिशियन ऑपरेटर ऑलवेज इमेजिनरी, प्योर इमेजिनरी और जीरो, ठीक है। जो एंटी हर्मिशियन ऑपरेटर की जो आइगन वैल्यूज है, क्या तो वो प्योर इमेजिनरी होगी या फिर जीरो होगी, ठीक है। ये इसकी प्रॉपर्टी है, ध्यान रखना है। हो गया। अब देखो एक क्वेश्चन आया हुआ है, क्वेश्चन है CSIR नेट 2012, ठीक है, 5 मार्क्स का, 5 मार्क्स क्वेश्चन पूछा हुआ है। क्या है क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सेल्फ एडजॉइंट ऑपरेटर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए self adjoint operator in the spherical polar coordinate system
स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। ठीक है, ऑप्शन है तुम्हारे पास में, पहला ऑप्शन है माइनस आयोटा एच क्रॉस अपॉन साइन थीटा डेल अपॉन डेल थीटा। दूसरा ऑप्शन है, बी ऑप्शन है माइनस आयोटा एच क्रॉस अपॉन साइन थीटा, यहाँ पे ये है साइन स्क्वायर थीटा डेल अपॉन डेल थीटा। सी ऑप्शन है माइनस आयोटा एच क्रॉस साइन थीटा डेल अपॉन डेल थीटा। एंड डी ऑप्शन है माइनस आयोटा एच क्रॉस डेल अपॉन डेल थीटा। चलो इसको सोल्व करते हैं। ठीक है, तो इसको देखो सोल्व करने का तरीका एक तो वही है, ठीक है ना, कि अपन एक ऑप्शन लेके चले, है ना, ऑप्शन से इसको सोल्व करें। ऑप्शन से इसको वैसे ही तुम जैसे मैंने लीनियर मोमेंटम को सोल्व किया था, तुम भी सोल्व करके देखना एक बार। ठीक है, जैसे मैंने लीनियर मोमेंटम को सोल्व किया था वैसे तुम इसको भी सोल्व कर सकते हो। ठीक है, तुम्हें वैसे ही करना है। मैं दूसरा मेथड बताता हूँ इसका, ठीक है ना, जो कि इजी मेथड है, शॉर्ट मेथड है। ठीक है, देखो ऐसे अपन कोई भी ऑपरेटर्स है उसको चेक कर सकते हैं। देखो जब मैं कार्टेशियन की बात करता हूं, इन कार्टेशियन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है ना, उसमें क्या होता है dp इज इक्वल टू dx dy dz। अगर ऐसा होता है तो dx को क्या लिखते हैं माइनस आयोटा h क्रॉस डेल अपॉन डेल x, ऐसे तो लिखते हैं माइनस आयोटा h क्रॉस डेल अपॉन डेल y माइनस आयोटा h क्रॉस डेल अपॉन डेल z। ठीक है, कहने का मतलब मोमेंटम ऑपरेटर्स का ये तो होता है। ऐसे ही इन स्फेरिकल पोलर के अंदर क्या होता है dv इज इक्वल टू r स्क्वायर sin थीटा dr d थीटा d फाई। इसको क्या लिखूं मैं r स्क्वायर dr sin थीटा d थीटा d फाई। तो जैसे मान लो z, इसके लिए मुझे z कोऑर्डिनेट के अंदर लिखना है तो dz होना चाहिए। तो ऐसे ही r थीटा फाई में लेना है तो r में dr ही होना चाहिए, थीटा में d थीटा ही होना चाहिए, फाई में d फाई होना चाहिए। तो क्या r में dr है? नहीं है, r स्क्वायर हो रहा है इसके साथ में अलग से, इसके साथ में sin थीटा हो रहा है, इसके साथ में d फाई तो अकेला है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं माइनस आयोटा s क्रॉस डेल अपॉन डेल फाई। अपने को r से मतलब नहीं है, थीटा के फॉर्म में पूछ रहा है। तो देखो अब ये बचा तुम्हारे पास में, ठीक है, इसको मैं ऐसे लिख दूं sin थीटा d थीटा, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या, देखो माइनस डी कोस थीटा लिख सकता हूं। देखो इसका डिफरेंशिएट करोगे कोस थीटा का तो माइनस साइन थीटा माइनस माइनस प्लस, तो क्या आ जाएगा तुम्हारे पास में साइन थीटा और थीटा के रेस्पेक्ट में डी थीटा हो जाएगा, लिख सकता हूं ऐसे। अब एक तरह से देखो ये तो माइनस, अगर यहाँ पे dx होता है तो क्या लिखते हो माइनस आयोटा h क्रॉस डेल अपॉन डेल x। तो माइनस आयोटा h क्रॉस डेल अपॉन डेल x की जगह क्या है dx, x की जगह क्या है तुम्हारे पास में cos थीटा। समझ में आया? ये माइनस तो ऐसे ही कैसे लिख दिया मैंने, dx को क्या लिखते हो माइनस आयोटा h क्रॉस डेल अपॉन डेल x। माइनस आयोटा h क्रॉस डेल अपॉन डेल x की जगह क्या लिख दिया मैंने, यहाँ पे cos थीटा है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे माइनस माइनस प्लस आयोटा h क्रॉस डेल अपॉन d मतलब डिफरेंशिएट हो रहा है, cos थीटा का डिफरेंशिएट माइनस sin थीटा d थीटा। तो क्या हो जाएगा तुम्हारे पास में माइनस आयोटा h क्रॉस अपॉन sin थीटा डेल अपॉन डेल थीटा। ऑप्शन कौन सा आ गया तुम्हारे पास में बी ऑप्शन, बी ऑप्शन राइट ऑप्शन। ठीक है, तो ये एक शॉर्ट मेथड है। ठीक है, तुम ये मेथड तुम कहीं पे भी नहीं सीखोगे। ठीक है ना, ये मेथड तुम्हें कौन सा मेथड करवाया जाएगा, तुम्हें ये मेथड करवाया जाएगा। ऑप्शन लेके चलो, जैसे तुम अपने आप से प्रैक्टिस करना। ठीक है, बी ऑप्शन लेके चलना, जैसे मैंने पिछला सोल्व किया था लीनियर मोमेंटम को, ठीक है ना, LHS और RHS लेके, वैसे ही तुम्हें ये वाला क्वेश्चन सोल्व करना है बी ऑप्शन लेके। क्या तुम्हारा आंसर सेम आता है? ध्यान रखना वहां पे मैंने क्या लिया था, वहां पे मैंने लिया था dx क्योंकि वन डायमेंशन था। यहाँ पे तुम लोगे dv, और dv भी लोगे तो उसमें लिखोगे r स्क्वायर sin थीटा dr d थीटा d फाई। मुझे कमेंट करके बताना कि तुम्हें वो हुआ या नहीं हुआ सोल्व। ठीक है ना, इसको नोट कर लो। अच्छा, r में कहते हो फाई के अंदर लिख दिया, थीटा के अंदर लिख दिया, r वाला भी एग्जाम में पूछा हुआ है। ठीक है, उसको मैं प्रूफ करूंगा कब, जब मैं हाइड्रोजन एटम क्वांटम मैकेनिक्स में पढ़ाऊंगा तब मैं उसको प्रूफ करूंगा। ठीक है,
वैसे मैं बता देता हूं तुम्हें, तुम चाहो तो उसको लर्न कर लेना, नोट करके लिख लो कि जो पी आर होता है वो होता है माइनस आयोटा एच क्रॉस डेल अपॉन डेल आर प्लस 1 अपॉन आर। जो पी थीटा होता है वो होता है माइनस आयोटा एच क्रॉस, वो तुमने निकाला ही अभी, साइन थीटा डेल अपॉन डेल थीटा। जो पी फाई होता है वो कितना होता है, वेरी इंपॉर्टेंट, CSIR नेट GRF में पूछा हुआ है, भारत में भी पूछा हुआ है। ठीक है, तो ये तुम्हें ध्यान रखना, नोट कर दो। एक नोट करके और लिख लेना, इफ एनी ऑपरेटर is Hermitian operator, then the total probability is conserved। ठीक है, ये नोट है, इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन गेट में पूछा हुआ है। ठीक है, नोट करो इसको जल्दी से। हो गया, क्वेश्चन नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 3, होमवर्क क्या है, फाइंड दी, मतलब तुम्हें चेक करना है, चेक ए कैप इज हर्मिशियन और नो, हर्मिशियन और नो, ए कैप तुम्हारे पास में हर्मिशियन है या नहीं है। ठीक है, ए कैप क्या है, ए कैप इज इक्वल टू है तुम्हारे पास में आयोटा एक्स स्क्वायर प्लस 1 डी अपॉन डी एक्स प्लस आयोटा एक्स। हो गया, अब मैं इसकी कुछ प्रॉपर्टीज लिखवा रहा हूं, लिख लो, प्रॉपर्टीज ऑफ एडजॉइंट ऑपरेटर। प्रॉपर्टीज ऑफ एडजॉइंट ऑपरेटर, ये तुम्हें प्रॉपर्टी आनी चाहिए जब भी पिछला वाला क्वेश्चन होगा। ठीक है ना, पहले प्रॉपर्टी क्या है, कोई भी ऑपरेटर है उसका डेगर का डेगर लेते हैं तो तुम्हारे पास में क्या आएगा, ए कैप ही आएगा। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है, अगर ए कैप प्लस बी कैप का डेगर लेते हैं तो तुम्हारे पास में क्या आएगा, ए कैप डेगर प्लस बी कैप डेगर। ठीक है, तीसरी प्रॉपर्टी क्या है तुम्हारे पास में, ए कैप बी कैप सी कैप, अगर इसका डेगर लेते हैं तो तुम्हारे पास में ये रिवर्स स्टार्ट होता है, ध्यान रखना, रिवर्स हो जाता है तुम्हारे पास। ठीक है, चौथा है, ए कोई कांस्टेंट है, अगर इसका डेगर लेते हैं तो क्या आता है तुम्हारे पास में, ए डेगर ए कैप का डेगर। नेक्स्ट है पांचवा, मान लो तुम्हारे पास में ये क्या है, तुम्हारे पास में कॉम्बिनेशन है, हम इसको अपन खोलेंगे, कैसे खोलेंगे, देखो, ए कैप बी कैप माइनस बी कैप ए कैप का डेगर इज इक्वल टू, इसका अलग से डेगर हो जाएगा, ए कैप बी कैप का डेगर माइनस बी कैप ए कैप का डेगर। इसको क्या लिखूं मैं, बी कैप का डेगर ए कैप का डेगर माइनस ए कैप का डेगर बी कैप का डेगर, ये हो जाएगा तुम्हारे पास में। इसको क्या लिख सकता हूं मैं, बी कैप डेगर ए कैप, देखो सही है क्या, बी ए माइनस ए बी। ठीक है ना, तो ये हो जाएगा तुम्हारे पास में, कहने का मतलब अगर मैं इसमें माइनस कॉमन ले लेता हूं तो ये हो जाएगा तुम्हारे पास में माइनस ए कैप का डेगर बी कैप का। तो अगर ये है तो तुम्हारे पास में ये सेटिस्फाई करेगा, तो यहाँ से माइनस कॉमन लोगे तो ये पहले आ जाएगा, बाद में चला जाएगा, इसको मैं लिख सकता हूँ।
ठीक है ना, ये नोट कर लेना, ये कुछ इसकी प्रॉपर्टी है। ठीक है, आज के लेक्चर में इतना ही है। ठीक है, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में बचे हुए ऑपरेटर्स देखेंगे। ठीक है, उसके बाद में अपन धीरे धीरे पोटेंशियल प्रॉब्लम्स की ओर पढ़ेंगे। ओके, एक गुड न्यूज़ है कि एक्सप्लोर फिजिक्स जो चैनल है उसमें पहले तो अपने जो इंडियंस थे उनके व्यूज ज़्यादा होते थे। ठीक है, अभी जो अदर कंट्रीज़ हैं, इंडिया के अलावा जो दूसरी कंट्रीज़ हैं, उनके भी बहुत ज़्यादा व्यूज़ आ रहे हैं। ठीक है, ऐसे ही मैंने कल देखा था लास्ट 7 डेज के अंदर, ठीक है, 40 से 45% इंडियंस के व्यू थे एंड अदर 55 से 60% अदर कंट्रीज के व्यूज थे। ठीक है ना, तो ये अपने लिए पूरी एक्सप्लोर फिजिक्स फैमिली के लिए बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तुम्हें अगर लेक्चर तुम्हें अच्छा लगता है, पूरी एक बात तो है कि तुम पूरे लेक्चर को देखा करो। ऐसा नहीं है कि तुम जैसे 1 घंटे का लेक्चर है तो उसको काट काट के 10 मिनट के कर दिए लेक्चर देखे, क्योंकि बहुत सारी बीच में ऐसी चीजें होती है तुम स्किप कर देते हो और वो चीजें फिर बाद में काम में आती है। फिर मुझे तुम कमेंट करके पूछते हो कि सर ये कैसे आया। ठीक है, तो मैं तुमसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि तुम पूरा देखो वीडियो। ठीक है ना, इसलिए मैं कई बार सोचता हूँ कि लाइव क्लास में, जिससे तुम क्या है कि वीडियो को स्किप भी ना कर सको। ठीक है ना, अगर 1 घंटे का है तो 1 घंटे का ही वीडियो देखोगे तुम वहाँ पे। ठीक है ना, बट मेरे पास टाइम नहीं होता। अभी भी जैसे अभी ये वीडियो जो बना रहा हूँ वो रात के 12:30 1 बजे बना रहा हूँ। ठीक है, और तुम्हारे लिए पॉसिबल नहीं होगा कि 1 बजे तुम लाइव वीडियो देख लो। ठीक है, तो इसके लिए तुम इसको पूरा देखा करो। ठीक है, तो अगर तुम्हें वीडियो पूरा देखने के बाद अगर तुम्हें लगता है कि वीडियो अच्छा है तो उसको लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब ये सब कर दिया करो। ठीक है, आज के लेक्चर में इतना ही है। थैंक यू।